सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ ली, मेरी तरफ से तो हमने पढ़ ली। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। मीन, मोड और मीडियन को समझने में, उसके किसी फॉर्मूले को समझने में, उसके किसी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत है? एनी वन ऑफ यू, कोई दिक्कत है? खड़े होके बोलो। मीडियन वाले में दिक्कत है, खड़े हो जाओ पहले। हाँ, वो दिक्कत तुम एक्सप्लेन करो ना, क्या दिक्कत है? क्या करने? मॉडल क्लास सेलेक्ट करने। मॉडल क्लास तो मीडियन में कैसे सेलेक्ट करेंगे? मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे? मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे बताइए, मैंने बताया आपको। हाँ, पहले n/2 करेंगे। वेरी गुड। जो वैल्यू आएगी उसको CF में दे देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहला काम जो हमें याद रखना है, जो हमें भूलना नहीं है मीडियन में, वो ये है कि देखो सब, अगर तीनों में मुझसे कोई पूछे सबसे आसान कौन है तो मोड है। तीनों में सबसे आसान क्या है? मोड है। बस मोड का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, पर उसको कैलकुलेट करना और उसमें ज़्यादा कुछ हमें टेबल में तो कुछ करना ही नहीं होता उसमें, है ना। तो मोड सबसे आसान है। दूसरे नंबर पे मीडियन और मोड में बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि मीडियन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहला काम जो करना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसमें तीसरा कॉलम हमें बनाना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। खड़े हो जाओ, समझ आ रही है बात? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लेते हैं और फिर क्रॉस में डायगोनली प्लस करते जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है और जो हमारी जनरल फ्रीक्वेंसी जो दी थी उसका जो टोटल होता है वो सेम आना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली। तीसरी बात, हम जो एफ जो होता है यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम आता है जिसको हम समीशन एफ कहते हैं, वो देखते हैं कि कितना आया है। मान लिया 100 आया तो इसको बाई 2 कर लेते हैं। ये जितना भी आता है उसको देखते हैं कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंदर आएगा, उसी क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं। वही क्या होती है? मीडियन क्लास होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूले में रखते हैं वो उससे ऊपर वाली क्लास की यानी प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? और बात, हाँ बताओ। और अंदर आते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। ऐसा ना, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लिया CF जो है यहाँ पर मान लिया 21 आ रहा है, उसके बाद 42 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 76 आ रहा है, मान लिया CF है, ठीक है। और हमारा जो n/2 आया है वो 50 आया है। तो एग्जैक्ट 50 हमें यहाँ मिले ही ज़रूरी नहीं है, पर आप ये तो जानते ही है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी कैसे कि एक एक फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया हमने डायरेक्टली, यानी एक के अंदर एक है वो। तो कहने का मतलब ये कि 42 तक के नंबर इसके अंदर है और 43 से 76 के अंदर नंबर इसके अंडर आएंगे। तो इसका मतलब अगर हमारा 50 आएगा तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ तो 42 तक ही है, 43 से यहाँ होंगे। तो ये वाली क्लास हमारी मीडियम क्लास होगी, ठीक है। और ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये सबको क्लियर होता भी नहीं है, ठीक है। बैठ जाओ, ये याद रखना है आपने। चलिए, और कोई दिक्कत है आपको? फॉर्मूले सबको क्लियर है? फॉर्मूले सबको याद है? याद है आपको? टुमारो इज ट्यूसडे एंड देयर विल बी 2 क्लासेस ऑफ यू, है ना। 2 क्लासेस होती है। कल आपका टेस्ट होगा आइदर इन फर्स्ट पीरियड यानी इन थर्ड पीरियड और इन 8th पीरियड, ठीक है। इसका ही स्टैटिस्टिक्स जो अभी किया है उसमें मैं आपको, देखो टेस्ट आपका ऐसा होगा, मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगी, ये मैं बता दे रही हूँ, कोई सा भी, ठीक है। दैट कैन बी ऑफ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाहर का भी। उसमें आपको एक ही क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको तीनों चीज़ें निकालनी होंगी, मीन भी, मोड भी, मीडियन भी। और तीनों चीज़ें आपको, देखिए जब एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि एक ही में तीनों चीज़ निकालें, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई 2 आप निकालेंगे, तीसरा आप जो फॉर्मूला होता है उससे रख के निकाल लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन कल मैं आपको दूंगी, आपने तीनों चीज़ें क्या करनी है? फॉर्मूला लगा के ही निकालिए, अलग अलग तरीके से ही निकालिए। उससे मैं ये चेक करूँगी, एक ही क्वेश्चन में चेक हो जाएगा कि आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालना आता है कि नहीं। और उसमें जो ये मीन आप निकालेंगे वो जर्नल मेथड से नहीं निकालेंगे, आप अज्यूम मीन से निकालेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तीनों आपको निकालने होंगे, मीन भी, मोड भी, मीडियन भी। और जो मीन आप निकालेंगे वो जर्नल फार्मूले से नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे? अज्यूम, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करना है। चैप्टर छोटा सा है, सर्कल।
अब हम वापस अपने सीक्वेंस में आ गए। पीछे से हमने 2 चैप्टर पढ़े सर्कल, ठीक है। सर्कल में स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, आई थिंक 2 ही हैं, है ना। 2 एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो नाव के बराबर ही है, सेकंड ही एक एक्सरसाइज है। अब आप यहाँ देखेंगे सर्कल के बाद, यहाँ आप बुक को छोड़ दीजिए, बुक का भी कोई काम नहीं है, ना कॉपी का कोई काम। सर्कल के बारे में पहले हमको जर्नल चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो क्लास 5th 6th से आपको पता होनी चाहिए। पहले हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है क्लास में सारे बच्चों को पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कई बच्चे बिना ध्यान दिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुतों को पता भी होगा ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल, अगर आपसे कोई कहे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है कि अगर हम एक पॉइंट ले लें, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें और उससे कुछ दूरी पर एक फिक्स डिस्टेंस पे हम दूसरा पॉइंट भी ले लें, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट का हम पाथ देखें, कब, जबकि इसकी इस दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। ऐसे करके अगर हम इस पॉइंट को चलाएं, पाथ बन जिस पे ये चल रहा है दूसरा पॉइंट, तो इसका जो पाथ बनेगा दैट इज सर्कल, वो क्या होता है, सर्कल। और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच कांस्टेंट रहती है, ये क्या होती है, रेडियस है। ये क्या होती है, रेडियस। ये बहुत बचकानी बात है लेकिन मैं बता रही हूँ आपको ताकि आपका शुरू से कंसेप्ट रहे, ठीक है। तो ये रेडियस है। तो रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल ही रहती है, चाहे हम सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएं इस पाथ के। ये जो पाथ है ये क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल ही है, ये भी सर्कल की बाउंड्री है। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं या आप रेक्टेंगल पढ़ते हैं या आप कोई भी और अदर फिगर पढ़ते हैं, उसमें आप वर्ड यूज़ करते हैं पेरीमीटर। ये भी पेरीमीटर ही है लेकिन इसके लिए नया वर्ड, क्योंकि सर्कल है तो इसके लिए एक अलग वर्ड दे दिया, सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब बाउंड्री से ही है, ठीक है। तो ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट होगा उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होता है। कोई भी पॉइंट हम ले लें वो क्या होता है, रेडियस है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का एक सेंटर जरूर होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटर से जाने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर होता है। डायमीटर होता है, डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर को छोड़ के देखो, ये डायमीटर जो होता है ये सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के और कहीं पर भी हम 2 पॉइंट्स को, बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे तो वो कहलाती है कॉर्ड। क्या कहलाती है, कॉर्ड। ये भी कॉर्ड ही है, इसको कहते हैं बिगेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल में कौन सी होती है, बिगेस्ट कॉर्ड। डायमीटर होती है सबसे बड़ी कॉर्ड, ठीक है। तो बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कौन सी होती है, डायमीटर। देखो अब आप कहेंगे मैम ये क्यों बता रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज़ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, ठीक है। तो क्या होती है, डायमीटर। उसके अलावा जो ये कॉर्ड है, अभी हम इसको कॉर्ड कहेंगे, मान लीजिए CD है, इसको कॉर्ड तब तक कहेंगे जब तक ये दोनों तरफ टच कर रही है। जब ये कट करने लगे, मतलब आर पार निकल जाए, तो इसी को कहते हैं सीकेंड। क्या कहते हैं इसको, सीकेंड, ठीक है। तो यानी कि अगर ये सिर्फ टच कर रही है तो ये कॉर्ड कहलाएगी, अगर ये आर पार निकल जाए तो ये क्या कहलाता है, क्या कहलाते हैं, सीकेंड कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हिस्सा है सर्कल का, कोई भी टुकड़ा आप ले लीजिए, चाहे ये हिस्सा ले लीजिए या ये हिस्सा ले लीजिए, जहाँ पर से भी सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं उसको, आर्क। आर्क के और कॉर्ड के बीच में जो जगह होती है ये क्या होता है, सेगमेंट। क्या होता है, ये सेगमेंट। क्या होता है, सेगमेंट। अब जब सेगमेंट है तो एक सेगमेंट ये बना तो एक दूसरा भी बनेगा, भाई ऊपर का भी तो कोई हिस्सा है, ये जो इस कॉर्ड के और इधर के बीच में इस बड़े वाले आर्क के, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा मेजर आर्क, ये कहलाएगा माइनर आर्क। इसका भी नाम, अगर यहाँ सिर्फ CD लिखा है तो इसका भी नाम CD ही होगा, इस आर्क का भी, इस आर्क का भी नाम CD होगा। बट दिस इज माइनर CD, दिस इज मेजर CD, दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, वो जगह जो कॉर्ड के और आर्क के बीच में बनती है। इससे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क कॉर्ड, ठीक है। एक कॉर्ड के और एक आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है, इन अ सर्कल। क्या कहलाता है, सर्कल। अगर हम सर्कल में क्या करें, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, अगर इसकी 2 रेडियस खींच ले, ठीक है,
2 रेडियस ड्रॉ कर दें तो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो जगह होती है इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर। सेक्टर भी 2 होते हैं, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। ये जनरल बातें थी, ठीक है। ये मैं खाली आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। सर्कल जब आप पढ़ रहे हैं तो सर्कल के बारे में आपको सब। यहाँ पर जो आपको मेन पढ़ना है दैट इज टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट किसी सर्कल को से जाने वाली एक ऐसी लाइन होती है। देखो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। आपको मैंने रेडियस बताया, आपको मैंने डायमीटर बताया, आपको मैंने कॉर्ड बताया और आपको मैंने सीकेंड बताया। ये सारी जितने भी मैंने आपको ये नेम बताए ये सब सर्कल के अंदर या तो अंदर होते हैं या अंदर से होते हुए जाते हैं। जैसे कि सीकेंड मैंने बताया वो आर पार तो जाता है पर अंदर से जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन खींच दें जो इसको सिर्फ टच करके जा रही यानी छू के इसके अंदर से नहीं कट करके जा रही तो इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है सर्कल को टच करता है और वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। कितने पॉइंट पे टच करता है? एक ही पॉइंट पे। यहाँ से अगर रेडियस ये जो ये पॉइंट होगा ये ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको टी कह देते हैं। टेंजेंट की लेंथ आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दी हुई होती है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई इतनी है। तो आपकी इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ 2 थ्योरम पढ़नी है। दोनों थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आप दिया हुआ है कि इसका आपको प्रूफ पढ़ना है। और दोनों थ्योरम बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। तो सबसे पहले 10.1 और 2 है, आप टिक कर लीजिए। 2 ही थ्योरम है, दोनों आपके सिलेबस में है। ज़्यादातर चैप्टर्स की थ्योरम आपकी हट गई है लेकिन ये आपकी आनी है, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए पहले थ्योरम 10.1 आप पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 10.1 आपको बुक में देखना नहीं है, सिर्फ बुक में आपको टिक करना है कि ये थ्योरम आएगी 10.1 एंड 10.2, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है, एग्जाम में कैसे आएगा? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको कैसे प्रूव करना है? देखो ये आगे जाके क्वेश्चंस में तो आप इसका यूज करोगे लेकिन यहाँ आपको प्रूव करना है। आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये टेंजेंट है, इसको कह देते हैं OAT, ठीक है। तो ये जो है ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा आपको प्रूव करना है। ये जो इसको प्रूव करने का जो मेथड है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। कैसा है? थ्योरेटिकल है। कैसे थ्योरेटिकल है? देखो मतलब आपको थ्योरी में ही प्रूव करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। आप इसमें 2-3 बार इसको मिला लीजिए कहीं कहीं पे और पॉइंट पे। मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा A B C D, ठीक है। आप 1-2 में प्रूव करके दिखा दीजिए। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे? आपको ये प्रूव करना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपको क्या प्रूव करना है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जैसे आपकी कॉपी की लाइन्स है, आप इसमें कई सारी लाइन खींच देंगे, ठीक है, लेकिन इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, दोनों इस लाइन को आप मेज़र करिए, इस लाइन को मेज़र करिए, इस लाइन को मेज़र करिए, इस लाइन को मेज़र करिए। जब आप सारी लाइन्स को मेज़र करेंगे तो ये जो सबसे छोटी होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो 2 पॉइंट्स के बीच की या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब आप करेंगे कैसे? आप करेंगे वी है, आप इसमें बोलेंगे वी हैव मेजर्ड लाइन OT, ठीक है। पहले आप OT को मेजर करिए और आप OA को मेजर करेंगे। तो आप कहेंगे कि OT इज ग्रेटर देन OA बाय मेजरमेंट। फिर आप कहेंगे कि मैंने OC को मेजर करा तो OC भी क्या है? ग्रेटर देन OA। फिर आप कहेंगे मैंने OB को मेजर करा तो OB भी क्या है? ग्रेटर देन। फिर आप इधर से भी कुछ लाइंस बना लेंगे और फिर आप कहेंगे कि मैंने ये सारी भी मेजर करी तो ये भी सब क्या है? ग्रेटर देन OA। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? OA is the shortest distance and the shortest distance between a point and a line always is equal to परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो और दूसरी बात ये भी है, ये शॉर्टेस्ट क्यों होगा? देखो बहुत ही कॉमन सी बात है, जितने भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होंगे, आप देखो ना, आपको लास्ट में ये भी तो बताना पड़ेगा कि आप इसी को सबसे छोटी कैसे कहेंगे। भाई जितने भी इसके अलावा पॉइंट है A B C D, यहाँ लिख लेते हैं E और F, ये सब सर्कल के बाहर है कि नहीं?
भाई सर्कल के बाहर है कि नहीं है, तो सर्कल के बाहर जो भी पॉइंट होगा वो रेडियस से तो बड़ा ही होगा। ये लाइन रेडियस से हमेशा बड़ी होगी कि नहीं होगी, ये भी बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर है और बाकी सर्कल से बाहर है। तो जो सर्कल से बाहर है वो रेडियस से सब बड़े हैं, इसका मतलब रेडियस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और रेडियस अगर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये क्या होगी, इस पर बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको ये थ्योरी में ही लिखना है, और थोड़ा थोड़ा आप ये ऐसे लिख के बता देंगे कि आप कहेंगे कि बिकॉज ओ ए इज रेडियस and the point D, C, B, E and F are outside the circle, therefore OD is greater than OA, OC is greater than OA, OB is greater than OA, OE is greater than OA and OT is greater than और लास्ट में आप लिख देंगे all the points that will be outside the circle, the line joining that point from center would be greater than the radius। हमेशा रेडियस से बड़ी होगी, इट मीन्स रेडियस सबसे छोटी है और दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकली है, कुछ नहीं करना है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, अब जो ये थ्योरम मुझे नहीं लगता कि प्रूफ करने के लिए आई है, आपका प्रूफ इसमें दिया है क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। दूसरी जो है उसमें भी प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसमें 3 लाइन आपको फिर भी लिखनी है, तो मे बी वो दे दे। द टेंजेंट ऑफ अ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है, अच्छा इसमें 2 बातें हैं, एक इसमें ये भी है, ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए नहीं है, पर एक थ्योरम ये भी है कि किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये पहले थ्योरम थी कि 2 प्रूव करे जा सकते हैं, ये प्रूव करिए, लेकिन अब ये नहीं है। अब आपको ये करना है, प्रूफ क्या करना है इसमें कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, यही है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब किसी बाहरी पॉइंट से ABC लिख देते हैं इसको। अगर हम टेंजेंट किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स वी हैव टू प्रूव AC इज इक्वल्स टू BC। तो इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन है सर्कल विद सेंटर हो। आपने सारा कुछ खुद ही लिखना है, सारा फिगर खुद ही बनाना है। आपको दिया कुछ नहीं होगा, आपको दिया वो जो इटैलिक में ऊपर 10.2 में स्टेटमेंट दिया है, बस यही लिख के 2 लाइन का स्टेटमेंट दिया होगा। फिगर आपको खुद बनाना है, सारा कुछ खुद करना है। लेकिन हम सब कुछ कर खुद भी रहे, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट दिया है, तो इसलिए हम जो स्टेटमेंट में लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि हमको ये दिया है कि एक सर्कल है, ऐसा तो उसने कहा है ना, तो हम गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O एंड 2 टेंजेंट्स AC एंड BC। इतना आपको दिया है इसकी लैंग्वेज के हिसाब से। उसने टेंजेंट की बात भी की है, उसने ये भी कहा है कि ये टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर बने हुए हैं। प्रूव आपको क्या करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव अकॉर्डिंग टू द फिगर। अकॉर्डिंग टू द फिगर आप नहीं लिखेंगे वहाँ, आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव या टू प्रूव AC इक्वल्स टू BC। इसने लैंग्वेज में लिखा है, आपको मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है? AC इक्वल्स टू BC। उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन वो होता है जो हम किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए खुद करते हैं। आप कहेंगे जॉइन OC, क्या कहेंगे? जॉइन OC। और बेटा ये बात समझ लीजिए, जब हमने 9th में अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली तो जो हम ज्योमेट्री में जहाँ भी कुछ प्रूव करना होता है, यहाँ वहाँ पे 99.9% हम ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, 99.9%। हमें ज़्यादातर क्या करना होता है? ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो उसके बाद जो बची हुई चीज़ें होती है वो CP से इक्वल हो जाते हैं। तो अगर कुछ प्रूव करना है तो ये समझिए 90% केसेस में आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही करना है। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कॉन्ग्रुएंसी की आपने 5 कंडीशन क्लास 9th में पढ़ी थी, यहाँ आपने सिमिलरिटी पढ़ी, वहाँ आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। तो जो इसमें लग रही है वो लगा देंगे। भाई ये 90 है, हमें प्रीवियस थ्योरम से पता है। तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले क्या लिखेंगे? पहले तो ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे आप। इन ट्राइंगल AOC एंड BOC। पहले आप कहेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90, ब्रैकेट में कारण लिखेंगे बाय थ्योरम। या आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90। अगर आपके पास इतना लिखने का टाइम नहीं तो आप बाय थ्योरम लिख लीजिए। और थ्योरम का नाम आप इसलिए नहीं लिखेंगे, 10.1 है जिससे हम इसे प्रूव लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप जाते हैं पूरी बुक के 15 चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं, उसमें बहुत सारी कई जगह थ्योरम्स है, तो आपको थ्योरम का नाम याद नहीं रहेगा कि कौन से नंबर की थ्योरम थी। बहुत मुश्किल है कि आपको याद रहे ये 10.1 थी। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख दीजिए बाय थ्योरम 10.1 इन दिस बुक। ठीक है, यहाँ बुक
ये एनसीईआरटी बुक, या अगर नहीं याद है तो आप बाय थ्योरम लिख दीजिए, या आप बाय थ्योरम भी नहीं लिखना चाहते, आपके पास समय अगर है तो आप लिख दीजिए कि वी नो दैट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है तो AO इक्वल्स टू BO हो जाएगा। इसमें आप लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, ठीक है, रेडियसेस नहीं होता है, ठीक है, सेम सर्कल। दो चीज हो गई। तीसरा, OC इक्वल्स टू OC कॉमन, OC इक्वल्स टू OC कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? RHS। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? RHS। RHS से ये दोनों क्या हो गए? कॉमन। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो OA इक्वल्स टू OB बाय CP। बस इतना ही है, इसमें 3 लाइन की। कौन बोल रहा है? लगातार। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले टोकना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने बोला नहीं। लगातार गुनगुन गुनगुन गुनगुन। ये छोटी सी भी थ्योरम है ना बेटा, 3 ही लाइन की। फिर कौन है? सुनोगे नहीं तो ये भी याद नहीं रहेगी, याद रखना। वैसे तो जिसने ये क्लास में सुन ली उसको स्पेशली इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो बच्चा सुनेगा नहीं ना, उसको ये भी याद नहीं रहेगी। और अगर यही थ्योरम आपके एग्जाम में जब आ जाएगी और आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के नहीं जाएंगे और आएगी नहीं, तब आप सोचेंगे उस दिन क्लास में बताई थी, मैंने सुनी होती तो शायद याद हो। अब आ जाइए इसकी पहले एक्सरसाइज पर। 2 ही इसमें एक्सरसाइज हैं और इसमें 2 ही थ्योरम है। ये जो 10.2 मैंने बताई, ये है तो एक्सरसाइज 10.2 के लिए, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दी कि थ्योरम मैंने सोचा दोनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। अगर ये पूछा जाएगा कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, वो इनफाइनाइट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होगा कि एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एनी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो 2। ठीक है। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। पहली बात, 1 मिनट, पहली बात, ये इंटरसेक्ट वर्ड यहाँ पर गलत है। इंटरसेक्ट तब कहते हैं जब कोई चीज़ किसी को काटती है। ये टच होना चाहिए, यहाँ पर टचेज होना चाहिए, पर इसने वर्ड गलत लिखा है। आप लिखेंगे आगे 1। एक ही पॉइंट पे काट, एक ही पॉइंट पे कैसे सकते हैं? काटने का मतलब तो 2 पॉइंट हो जाएंगे ना, काटने का मतलब अलग होता है। टचेज होना चाहिए था वर्ड, इसने गलत लिखा है। ठीक है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इन 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो सीकेंट है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिल रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आ जाता है, क्योंकि दिया है तो आ सकता है। ठीक है। उसके बाद है, देखो अब बहुत जो इसमें क्वेश्चन होंगे कैसे होंगे। देखो हमने इसमें एक ही चीज़ पढ़ी, 2 चीज़ें पढ़ी हमने। एक तो हमने बात ये पढ़ी कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है उसके बीच का एंगल क्या होता है? 90। अब 3 बातें होंगी, एक तो रेडियस होगी, एक टेंजेंट होगा और एक टेंजेंट के दूसरे पॉइंट को इस सेंटर से मिलाने वाली लाइन होगी। और ये हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यही होगा ना। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी पूछा जाएगा, अगर ये दिया है, ये दिया है, ये पूछेगा तो पाइथागोरस लगाएंगे, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछेगा तब भी पाइथागोरस लगाएंगे। यानी तीनों में से कोई भी 2 दिए हैं और एक निकालना है तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। अब वैसे आपकी बुक से पाइथागोरस थ्योरम हट गई है, पर सर्कल का चैप्टर तो है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक से स्पेशली पाइथागोरस के क्वेश्चन हट गए, उसका प्रूफ हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th में ही आके पढ़ी। क्या 10th में पढ़ी? पहले भी पढ़ी थी ना, 8th से पढ़ रहे हैं आप, तो वो लगेगी। ठीक है। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा है? 2 है। ठीक है, ये है, इतना तो हम बना ही लेते हैं क्योंकि ये होगा ही होगा। ठीक है। हमेशा टेंजेंट को जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहीं से बनाते हैं। वैसे टेंजेंट दोनों जगह होता है, पर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही बनाते हैं, क्योंकि लेंथ जो दी होगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से किसी एक्सटर्नल पॉइंट तक दी होगी। ठीक है। तो ये कह रहा है अ टेंजेंट PQ, नाम क्या है इसका? PQ। P इधर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, अभी देखते हैं किधर है। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P इधर है, जिस पॉइंट पे खींचा गया है उसको इधर लिखेंगे। ठीक है। एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। ठीक है, एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12। OQ कितना है? 12 है। OQ कितना है? 12 है।
तो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालो, पी क्यू निकालो। अब इसमें गलती की क्या संभावना है इस क्वेश्चन में? इसमें गलती की संभावना ये है, जैसे बच्चे इसको 5 देखेंगे, इसको 12 देखेंगे तो सोचेंगे ये 13 है। 13 ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 13 होता तो हाइपोटेनियस होता। ठीक है, ठीक है, बेस तो नहीं हो सकता ना हाइपोटेनियस से ज़्यादा। तो आप क्या निकालेंगे? √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, √119। इस क्वेश्चन में होने वाली ये मेजर मिस्टेक है जो मैंने आपको बताई। इसमें 100 में से 80 बच्चे इसको क्या लिख देते हैं? 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू अ सर्कल। ये आपको ड्रॉ करना है, खुद इसको करिएगा। ये कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, क्या करो? एक सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो एक सर्कल ड्रॉ करो और 2 लाइन्स ड्रॉ करो जो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कुल कितनी ड्रॉ करनी है? 3। ठीक है, 3 ड्रॉ करनी है जिसमें से 2 लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक तो क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए? सीकेंट। तो कर लेंगे, सीकेंट भी ड्रॉ कर लेंगे और 2 पैरेलल टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कुल मिला के कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 3। कितनी करनी है? 3। तो 3 लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, 2 टेंजेंट और 1 सीकेंट। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, एक्सरसाइज नंबर 10.2 पे। 10.2 पे ओरल है ये, पहली एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं। अब पहली 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 10.2 का। इसका फिगर ये नहीं है जो बना है, इस फिगर में मत देखो। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। जहाँ से इसने लेंथ बताई है टेंजेंट की, तो पहले तो आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल का सेंटर आप हमेशा O ही लेंगे। ये कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी पॉइंट Q यहाँ है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ है, ये Q है। इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? कह रहे हैं 24। कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। नहीं, यहाँ है ये Q, यहाँ है, सेंटर पे ड्रॉ किया गया। एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की एक्सटर्नल। तो ये कितना है? 25। तो रेडियस निकालने को कह रहे हैं 7। कितना हो जाएगा? 7। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 5 7 to 6 इज इक्वल टू 49, √49 इक्वल टू 7। ठीक है, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। वैसे भी 7, 25 और 20। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। कल या तो फर्स्ट अपने पीरियड में करेंगे या